हम्म, हम्म। अद्य मङ्गलवासरः अथवा बहुवासरः कार्तिक शुद्ध नवमी दिनांक 21 नोव्हेंबर 2023. चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 5 गुल्म चिकित्सित. शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको ऋषक्श्रेष्ठो महान् संयोजकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मनि प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. वृक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगमिति. तो वृक्षान्नपान अतिमात्र विषम इस प्रकार का संध सेवन विचेष्टित वेगन विनिग्रह शोक अभिघात अतिमलक्षय निरन्नता अन्य ये वातगुल्म के हेतु है कारण है. यह स्थान संस्थान रुजाम विकल्पम वात संगम गलवक्त्र शोषम शावारणत्वम शिशिरज्वरंच हृत्कुक्ष पार्श्वांश शिरोरुजंच. तो स्थान संस्थान और ऊर्जा इनका विकल्प जिसमें होता है कि बदलते रहने वाले इस प्रकार के रहते हैं. विड और वात इनका संग गल और वक्त्र मुख इनका शोष शावारणत्व ये त्वचा के ऊपर शिशिर ज्वरंच और शिशिर ज्वर ऋतकुक्षी पार्श्व अंश शिरोरुजा इस प्रकार के करोति जीर्ण व्यधिकम प्रकोपम. और अन्न का पचन पूर्ण होने के बाद जीर्ण होने के बाद जिसका ज्यादा प्रकोप होता है भुक्ते मृदुत्वम समुपेति यश्च. और खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा जिसको मृदुता जिसमें आ जाती है वातात से गुल्मो न च तत्र रूक्षम कषाय तिक्तं कटचोपशेते. तो ये वात के जरिए उत्पन्न होने वाला गुल्म है और वहां रूक्ष ककषाय तिक्त कटु इनसे फायदा नहीं होता. इनका अनुपशय हो जाता है. इनसे लक्षणों की बढ़ोतरी इस प्रकार की हो जाती है. तो टिपिकल वात के जरिए होने वाला इस प्रकार का गुल्म है. कट्वम तीक्ष्णोष्ण विदाहि रूक्ष क्रोधाति मध्यार्क हुताश सेवा आमाभिघातो रुधिरम च दुष्टम पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्त मुक्तम. आमाभिघातो श्रमाभिघातो ये थोड़ा बड़ा रहेगा अच्छा रहेगा. कटु अम्ल तीक्ष्ण उष्ण विदाहि रूक्ष क्रोध अतिमध्य अर्क यानी कि सूर्य हुताश सेवा या अग्नि का सेवन करना ज्यादा इस प्रकार से अग्नि के समीप इस प्रकार के काम करते रहना. आमाभिघातो श्रमाभिघातो ये अच्छा थोड़ा पाठ है लेकिन श्रम और अभिघात से वात का प्रकोप
ज्यादातर होता है। और वैसे आम से अभिघात ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। रुधिरंच दुष्टम, और रक्त दुष्टि होना पैत्य से गुल्म से निमित्त मुक्तम, ये पैत्तिक इस प्रकार के गुल्म का कारण है। गर्भ पिपासा वदनांग राघा शूलम महत जीरेति भोजने च। ज्वर पिपासा ये कहीं पिपासा आता है, कहीं तृष्णा आता है। तो पातुम इच्छा पिपासा, और तृष्णा जो है वो प्यास इस प्रकार की है। तो पिपासा में तृष्णा हो ही, ऐसा ऐसी बात नहीं है, बगैर तृष्णा भी पिपासा हो सकती है इस प्रकार से। वदन अंग राग, तो मुख पे और शरीर पे रक्तवर्ण इस प्रकार का आना। शूलम महत जीरेति भोजन, और भोजन जब पच रहा है, वित्तीय अवस्था पाके इस प्रकार का थोड़ा सा उसमें शूलम महत ज्यादा पीड़ा इस प्रकार की होती है। स्वेदो विदाह व्रणवच्च गुल्मः, स्वेद विदाह और वर्ण जैसे गुल्म होता है। स्पर्शा सह पैत्तिक गुल्म रूपम, स्पर्शा सह इस प्रकार का, और ये पैत्तिक गुल्म रूप इस प्रकार का होता है। अभी डिओडिनल अल्सर्स में इसी प्रकार की वेदना पाई जाती है। टिपिकली राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से नीचे ये वेदना थोड़ी सी रहती है, और भोजन पच रहा है उस समय में ही होती है। अभी इसको तो ये ड्यूनेरल अल्सर करके उसकी ट्रीटमेंट की जाती है इस प्रकार से। लेकिन शायद इसको हम पैत्तिक गुल्म इस प्रकार से मान सकेंगे। गुल्म की परिस्थिति नहीं रहती। हाथ में गुल्म जैसा लगना ये नहीं होता है इस प्रकार से। बाकी सभी जो पित्त के लक्षण है वो दिखाई देते हैं, और वो कारण भी जो बताए गए हैं वो भी उसमें जरूर दिखाई देते हैं इस प्रकार की है परिस्थिति। शीतं गुरु स्निग्धमचेष्टनं च संपूर्णं प्रस्वपनं दिवाच गुल्मस्य हेतुः कफसंभवस्य सर्वस्थिदिष्टो निश्चयात्मकस्य। शीत गुरु स्निग्ध अचेष्टा, बिल्कुल व्यायाम नहीं करना। संपूर्णम, कि संपूर्ण करने वाला इस प्रकार का आहार विहार दोनों। प्रस्वपनम दिवाच, और दिवा निद्रा, ये कफ संभव गुल्म के हेतु इस प्रकार के है। और सभी हेतु निश्चयात्मक जो संधिपातात्मक गुल्म है उसमें दिखाई देते हैं। अभी बात यह है कि ये दोष के प्रकोप के कारण है। तिक्तोषण कषाय अल्प वृक्ष प्रमित भोजने ही वगैरह प्रकार से वाग्भट ने सूत्र निदान स्तंभ के पहले अध्याय में उनको दिया है। वो सभी रोगों के लिए कारण कॉमन इस प्रकार का है। अब किस व्यक्ति में कौन सा रोग निर्माण होगा, ये किन बातों पर निर्भर होता है, ये बड़ा अहम सवाल इस प्रकार का है। तो जो बैकग्राउंड है, पूर्व इतिहास उस मरीज का होगा, उसके ऊपर उसको कौन सा विकार निर्माण होने वाला है, ये बात निश्चित होती है। इसमें आनुवंशिकता का रोल बहुत ज्यादा है। सभी कारणों से अगर कैंसर भी निर्माण हो सकता है, अम्लपित्त भी निर्माण हो सकता है, गुल्म भी निर्माण हो सकता है, और भी कुछ बातें निर्माण हो सकती है इस प्रकार से। तो आनुवंशिकता किस बात की है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ऐसा है कि आनुवंशिकता कैंसर की है, अम्लपित्त की है, तो वो निर्माण होने के संभव ज्यादा इस प्रकार के रहेंगे। और जिस रोग की आनुवंशिकता नहीं है, वो होने के संभव कम रहेंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल होंगे ही नहीं, लेकिन उसका संभव कम होगा। फिर एक रोग के कितने कारण है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। कि एक रोग के अगर बहुत ज्यादा कारण इस प्रकार के हैं, तो शायद संप्रप्ति उसकी तरफ मुड़ेगी, और वो निर्माण होने की शक्यता रहेगी। वह किसी दूसरे तरीके से अगर स्थान वैगुण्य निर्माण हुआ है उस रोग के लिए जो महत्वपूर्ण है, तो वो बात होने की संभावना ज्यादा रहती है। और फिर उसमें दोषानुबंध किस प्रकार का हो,
ये भी इन कारणों पर निर्भर इस प्रकार का होता है। तो पहले कौन सा रोग निर्माण होने वाला है ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा, और फिर उसमें दोषानुबंध किस प्रकार का है, कौन सा प्रकार उस रोग का होगा, ये आगे डिपेंडेंट इस प्रकार का होगा। तो जनरली अगर क्लासिफिकेशन रोगों का वातज पित्तज कफज द्वंद्वज सांधिपातिक इस प्रकार का है, तो जो दोष संप्राप्ति में हिस्सा ले रहे हैं रोग निर्माण करने के लिए, उन्हीं दोषों के आधार पर उसका प्रकार ज्यादातर बन जाएगा। जहाँ कुछ अलग ही क्लासिफिकेशन है उत्तान गंभीर वगैरह जैसे, या कुष्ठ विकारों में महाक्षुद्र महाकुष्ठ क्षुद्र कुष्ठ इस प्रकार का क्लासिफिकेशन है, वहां तो बता देते हैं कि सर्व कुष्ठ जो है सभी कुष्ठ वो सांधिपातिक ही है। तीनों दोषों का उसमें संबंध होता है, और फिर कौन से दोष प्रधान है उसके आधार पर कौन सा कुष्ठ बनेगा, ये बात आगे चलती है। अभी ये भी थोड़ी अजीब बात है कि एक एक दोष को निर्माण करने वाले कई भाव हैं, और सभी भाव इकट्ठा हुए हैं इस प्रकार से, वात के भी कारण है, कफ के भी कारण है, पित्त के भी कारण है इस प्रकार से। तो ये शंभु यह सभी मिलकर कुछ संधिपात की अवस्था बना सकते हैं, और संधिपात के भी अलग हेतु बताए गए हैं जिससे डायरेक्ट तीनों दोषों का प्रकोप हो सकता है इस प्रकार से। तो वो भी एक अलग चीज है। तो ये इकट्ठा आकर भी काम कर सकते हैं, अलग इकट्ठा आ ही जाते हैं संधिपात में। अगर संधिपात के कारण है इस प्रकार के तो आ जाते हैं इकट्ठा। और वैसे भी चिकित्सा में दोनों तरीके से दिखाई देता है कि लक्षणों में भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, दोनों दोषों के लक्षण है, तीनों दोषों के लक्षण है। और चिकित्सा जो संयोग है चिकित्सा के, वो कुछ वात प्रशमन करने वाले, कुछ पित्त प्रशमन करने वाले, कुछ कफ प्रशमन करने वाले, उनके आधार पर संसर्ग जो या संधिपात की चिकित्सा हो सकती है सभी को इकट्ठा मिला के। या फिर गुड़ुची, हरितकी, आमलकी वगैरह जो त्रिदोष शामक इस प्रकार के द्रव्य है, वो शायद त्रिदोष कारक हेतुओं से बने इस प्रकार से रोग में ज्यादा अच्छे काम करते हैं। ये शायद मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे योग बाकी वनस्पतियों के भी होते हैं, जिसमें कुछ वात शामक, कुछ पित्त शामक, कुछ कफ शामक इस प्रकार के रहते हैं, और इकट्ठा आकर वो संसर्ग या सन्निपात में अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये काफी मामला मुश्किल इस प्रकार का है। और इसीलिए अगर हमें रोगों का प्रतिबंध करना है कि रोग निर्माण ही न हो, इसके लिए क्या प्रयास करने हैं इस प्रकार से, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। पूरी जानकारी अगर उस व्यक्ति की लेते हैं, इसमें आनुवंशिकता एक अहम रोल रहे कि आनुवंशिकता किस बात की है इस प्रकार से, बचपन से लेकर क्या क्या उसने आहार विहार वगैरह का सेवन किया है, मानसिक भाव कैसे रहे हैं, फैमिली सपोर्ट है या नहीं है वगैरह वगैरह से, आर्थिक स्थिति कैसी है, और इन सभी भावों पर, और खुद का उसका सहज बल कैसा है, युक्तिगत बल अगर है तो कैसा है, क्या है इस प्रकार से, इन सभी भावों पर कोई रोग निर्माण होना नहीं होना, कितनी जल्दी होना, कितनी देर से होना वगैरह वगैरह, ये बातें निर्भर है। ये सब प्रमेह निदान में चर्चाचार्य ने बताई गई। विकार विघात भावा भाव इस प्रकार के जो बताते हैं कि सभी सामग्री अनुकूल हो तो जल्दी रोग निर्माण होगा, ज्यादा तीव्र इस प्रकार का होगा, और फिर असाध्यता की तरफ ज्यादा जाएगा इस प्रकार से। लेकिन अबलियांसा अनुबंधनती, अबल इस प्रकार के भाव इकट्ठा आ जाते हैं, तो न तथा विकारात भी निर्वृत्ति, तथा रोग निर्माण ही नहीं होगा, अगर होता है तो देरी से होगा, अल्प बल इस प्रकार का होगा वगैरह वगैरह। तो अभी मुझे लगता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के इन सभी भावों के बारे में
सोच सकेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें दो मुद्दे महत्वपूर्ण है। एक, जो कारण वगैरह है, बाह्य कारण हो इस प्रकार के, या आभ्यंतर कारण हो, दोष दोष मन वगैरह इस प्रकार से, उनके बारे में सोचना है। ये एक बात इस प्रकार की रहेगी। और फिर उसकी स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति वगैरह वगैरह, ये कैसी है, ये भी एक देखने की बात है। उसका अग्नि कैसा है, उसके स्रोतस कैसे है। और फिर उसके आधार पर उसको विकार होने वाला है, नहीं होने वाला है, कितना होगा, कब होगा, कौन सा होगा, वगैरह वगैरह बातें निर्भर कर सकते हैं। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, heal-ir-world.com करके, जिसमें मैंने इन सभी भावों का विश्लेषण किया था, उसको मार्क्स दिए थे। अगर आनुवंशिकता है तो 5 गुण दे देते थे इस प्रकार से। अगर पूर्व इतिहास में कोई रोग है जो आगे वाले रोग को निर्माण कर सकता है, प्रमेह है तो सीकेडी होने की संभावना है, प्रमेह है तो न्यूरोपैथी होने की संभावना है, रेटिनोपैथी होने की संभावना है, उसमें भी ज्यादा गुण इस प्रकार के दिए थे। और व्यसन है तो उसको भी ज्यादा गुण दिए थे कि विभिन्न प्रकार के एडिक्शंस है तो संभावना ज्यादा है। जंक फूड, फास्ट फूड है, लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उसको ज्यादा गुण दिए थे। और फिर ये सभी जो बातें हैं, दोषों के कारण जो है, उनके बारे में भी ये, अगर किसी रोग को निर्माण करने की क्षमता रखता है तो उसको भी ज्यादा मार्क है, और केवल दोष को निर्माण करता है तो भी अलग बात इस प्रकार की है। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इस प्रकार का है। विमल विपुल बुद्धि बुद्धि माकुली कुरियु कुम पुनः अल्प बुद्धि। विमल विपुल बुद्धि हो तो भी ये मुश्किल मामला है, अल्प बुद्धि वालों की तो बात ही छोड़ो इस प्रकार से। इसलिए मैं सोचता हूं कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे। इन सभी भावों के बारे में अलगता से उसको देखना, और एक बैकग्राउंड, व्यक्ति की बैकग्राउंड, मानसिक बौद्धिक जो भी है, वो, और उसका शारीरिक बल, मानसिक बल वगैरह वगैरह, और उसके आधार पर उसके जो कारणों का सेवन है, कि कौन कौन से कारण कितनी मात्रा में, कितनी फ्रीक्वेंसी से, कितने साल सेवन कर रहा है। तो इन सभी के आधार पर अगर हम कुछ नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि ये रोग होने की संभावना है, अभी रोग नहीं है ऐसा मानकर चलते हैं, अभी रोग नहीं है, फिर भी प्रोननेस टू डिसीज, ये किस रोग के लिए ये प्रोन है इस प्रकार से। और फिर वो न हो इसके लिए क्या करना है। एक तो संक्षेपतः क्रिया वो निदान परिवर्जनम, ये तो बात है ही, कि जो कारण हमारे सामने दिख रहे हैं उनको टालना है इस प्रकार से। दूसरी चीज, धातुओं को बल देना है, पंचकर्म करके अतिरिक्त दोष जो है उनको बाहर निकल लेना है। तो पंचकर्म की इस प्रकार से शुद्धि, रसायन वाजीकरण, इस प्रकार की चिकित्सा, सद्वृत्त का अनुपालन करते रहना, तो उस रोग होने से बच पाएंगे। अभी इस प्रकार की कंडीशंस काफी रोगों में है, डिसीज फ्री कंडीशन आती है और फिर उसके बाद फिर से डिसीज दोहराता है। ये कैंसर में होता है, हृदरोग में होता है, प्रमेह में कॉम्प्लिकेशंस के रूप में होता रहता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसको अगर हम रोकथाम करने की अगर कोशिश करते हैं, तो इन सभी भावों को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। और फिर अग्नि कैसा है, बल कैसा है, इन बातों पर भी ध्यान रखना इस प्रकार का जरूरी रहेगा। और सर्वांगीण दृष्टि से विचार करके उस व्यक्ति में क्या करना है उसके बारे में सोचना है। तो अभी मैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए तो बात कर रहा हूँ, और इंडिविजुअल लेवल पर सेकेंडरी ऑनसेट ऑफ कैंसर नो हो, इसके लिए क्या करना है, ये हमने एक वेबिनार बीच में लिया था, अभी उसको दोहराएंगे इस प्रकार से वेबिनार को।
और जन जागरण करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी हृदरोग में है, एक बार एंजियोप्लास्टी हो गई या बाईपास सर्जरी हो गई तो लोग आश्वस्त हो जाते हैं, बस अभी कुछ नहीं करना है आगे। ये तो सरासर गलत है, ये तो मैकेनिकल सॉल्यूशन है बाईपास या एंजियोप्लास्टी। तो जिन कारणों से शुरू में बिगड़ा उन्हीं कारणों से फिर सब बिगड़ता रहता है। इसलिए लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना, खाने पीने में परिवर्तन लाना वगैरह वगैरह, ये सब बातें आवश्यक इस प्रकार की होती है। तो इन सभी भावों को हम अगर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हम स्वस्थ समाज को निर्माण कर पाएंगे। जो स्वस्थ है, आपाततः स्वस्थ है, उनका स्वास्थ्य बनाते रखेंगे। जिनको रोग है उनको रोग से मुक्ति दिलवाएंगे और फिर से रोग दोहराए नहीं, इसके बारे में सोच सकेंगे, उसके बारे में प्रयास करेंगे। और फिर सच्चे तरीके से प्रिवेंशन के बारे में बात कर सकेंगे इस प्रकार से, जो एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी में अर्ली डिटेक्शन यही प्रिवेंशन कहते हैं, वो तो प्रिवेंशन है ही नहीं इस प्रकार। अर्ली डिटेक्शन ये प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? ये केवल ट्रीटमेंट शुरू करना इस हिसाब से ठीक है, वो फार्मेसी के लिए अच्छा है, सर्जरी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चे रूप में वो प्रिवेंशन है ही नहीं इस प्रकार से। तो इन बातों को लोगों के सामने लाना जरूरी है। और इंडिविजुअल केस में ये सब बातें अच्छी तरीके से ध्यान में लेना और उसके मुताबिक योग्य सर्वांगीण उपचार कर पाना, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। फिर भी अगर यही रास्ता है तो उसको अपनाना है और उसको लेकर आगे बढ़ना है। तो दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु ये भी दिखाए जाते हैं। दोष प्रत्यनिक, व्याधि प्रत्यनिक, उभय प्रत्यनिक, इस प्रकार की भी चिकित्सा रहती है। और विशिष्ट रोग है, उसके विशिष्ट लक्षण है, उनके खिलाफ कुछ चिकित्सा करनी है। रोग स्पष्ट रूप से नहीं है, फिर भी उसकी चिकित्सा करनी है, उसके लक्षणों की चिकित्सा करनी है। ये सभी बातें होती रहती है। और फिर इन्वेस्टिगेशंस का एक अलग रोल है। लोग अभी इन्वेस्टिगेशन माइंडेड हो गए, पूरी एलोपैथी इन्वेस्टिगेशन माइंडेड है। और क्लिनिक साइन सिम्टम्स क्या है, रोगी को कैसा लगता है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं। रिपोर्ट्स ठीक हुए तो ठीक है, नहीं तो नहीं है इस प्रकार का। तो रिपोर्ट्स में बदलाव कैसे आएंगे, ये भी एक बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। वास्तव में अच्छी तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो रिपोर्ट्स में बदलाव आएंगे, लेकिन जितने दीर्घकाल से कारण का सेवन है, जितने धातुओं का बल कम है वगैरह वगैरह, उसके जरिए उसमें सुधार आने में काफी समय लग सकता है। ये तो सही बात इस प्रकार की है, लॉजिकल है इस प्रकार से। लोगों को उतना रुकने के लिए समय नहीं है, उनको चाहिए कि तुरंत इसमें कुछ हो जाए। तो सर्जरी होती है तो तुरंत लाभ हो जाता है इस प्रकार से, केमोथेरेपी की जाती है तो तुरंत ट्यूमर साइज कम हो गया वगैरह वगैरह दिखाई देता है। तो समझते हैं कि यही ट्रीटमेंट है, उसके बगैर और कुछ ट्रीटमेंट होती ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये माइंडसेट चेंज करना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। और अच्छे तरीके से आयुर्वेद को समझ पाना ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो अभी ये तो छोटे छोटे सूत्र है, उनके आधार पर हमें सीखते रहना है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के कुछ बातें सुलझ जा सकती है। एटलीस्ट सभी जो भाव है वो हमारे सामने तो कम से कम आ जाएंगे। अब किस भाव के बारे में कितना सोचना है, उसको कितना वेटेज देना है, ये हमारा कर्तव्य है। तो वेटेज देना ये हमारा इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और मैंने इसमें क्या था कि आनुवंशिकता है तो ज्यादा वेटेज दे दो, एडिक्शंस है तो ज्यादा वेटेज दे दो, जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं ज्यादा वेटेज दे दो, मानसिक भाव बहुत ही प्रबल है
चिंता, शोक वगैरह इस प्रकार से, उसको भी ज्यादा वेटेज दे दो इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर जो चित्र सामने आएगा रोगी के रोग के बारे में, मैं दोनों कह रहा हूँ, रोगी और रोग दोनों महत्वपूर्ण है हमारे हिसाब से। एलोपैथी में केवल रोग का विचार चालू रहता है, रोगी के बारे में सोचते नहीं। तो हमारे हिसाब में दोनों महत्वपूर्ण है। और फिर चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए कि जो रोग को मिटाए लेकिन रोगी को अच्छा बनाए, रोगी सुधरता जाए, उसका बल बढ़ता जाए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये एलोपैथी में नहीं हो रहा। रोग को खत्म करते करते रोगी को भी खत्म कर देते हैं इस प्रकार से, और उसी को साइंटिफिक ट्रीटमेंट मानते हैं। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। तो सन्निपात तो दो तरीके से निर्माण हो सकता है। सन्निपात के अलग हेतु बताए गए हैं, वो भी कारण हो सकते हैं, और दूसरा कारण इकट्ठा आकर सन्निपात या संसर्ग निर्माण कर सकते हैं, ये भी एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। तो इन सभी कारणों से किस प्रकार के रोग की निर्मित हो सकती है, ये हमें लॉजिकली सोचना है। और बहुकारण योगजन्य भाव होने के कारण ये काफी मुश्किल मामला है। युक्ति प्रमाण का संबंध यहाँ पे है। वैसे ट्रीटमेंट भी युक्ति प्रमाण पर निर्भर इस प्रकार की है, और इसलिए जितनी अच्छी तरीके से हम युक्ति प्रमाण का प्रयोग करेंगे, हमें ज्यादा जानकारी इस प्रकार की हो सकेगी। तो रोग और रोगी दोनों की परीक्षा होनी है। वैसे दोनों की परीक्षा अलग बताई गई है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित च रोगिणम अम रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाब्दिभिः, ये जो बात कही गई है, तो उसमें प्रश्न परीक्षा का एक बड़ा माहौल है रोगी परीक्षा के बारे में। और दर्शन स्पर्शन इसका एक्सटेंडेड रूप अभी हम एलोपैथी में देख रहे हैं विभिन्न इन्वेस्टिगेशंस के जरिए। और हमारी कुछ खासियत, नाड़ी परीक्षा हमारी खासियत है, या अन्य भी इस प्रकार के देखना, स्पर्श करना, ये एक हमारी अलग खासियत इस प्रकार की रहेगी। तो उनसे रोगी के बारे में पता चलेगा, और निदान पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति, इनके जरिए रोग के बारे में पता चलेगा। और ये दोनों को ध्यान में रखते हुए कौन सा रोग हो सकता है, कौन सा रोग निर्माण होगा वगैरह वगैरह के बारे में सोचना है। मैंने जो नई संहिता के बारे में सोचा है, उसमें पहले खंड में केवल स्वस्थ वृत्त का जिक्र रहेगा। स्वास्थ्य के लिए जो जो भी चीजें आवश्यक है वो सभी उसमें इकट्ठा होगी। तो उसमें खाने के बारे में तो काफी चर्चा होगी, क्योंकि आहार विधि विशेषायतन वगैरह से लेकर अभी ये जो हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सभी के बारे में सोच के बगैर हम आहार के बारे में सोच नहीं सकेंगे। वैसे भी ये बाकी आहार विधि विशेषायतन वगैरह जो है, या दिन में खाना कब होता है, कौन सा होता है, क्या होता है, इसके बारे में भी ज्यादा लोग तहकीकात नहीं करते, ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। वैद्य भी नहीं ले रहे। तो ये सरासर गलत है। तो पूरी जानकारी आहार वगैरह के बारे में होनी है। और अभी ये आहार खेती में कैसे, खेती से कैसा आ रहा है, इसके बारे में भी सोचना जरूर इस प्रकार का हो गया। और फिर उसके ऊपर जो संस्कार हो रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह वगैरह, उसके बारे में भी सोचना है। नैसर्गिक रूप से खाना प्राप्त हो, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर घर कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये भी बातें हैं। कुटुंब व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये भी अलग मुद्दा है। कि अगर कुटुंब व्यवस्था अच्छे सपोर्टिंग इस प्रकार की है, तो रोग होने की संभावना कम हो जाती है इस प्रकार से। तो स्वास्थ्य के लिए जो जो भी चीजें आवश्यक है, वो सभी पहले खंड में आएगी। दूसरे खंड में स्वास्थ्य से दूर हम किन कारणों से जा रहा है, कौन से वजह है, और खास करके दोष वैषम्य के स्तर पर क्या क्या हम देख रहे हैं, बहुदोष से लिंगानी वगैरह जो बातें बताई गई है, उसके बारे में सोचना है। और फिर दोष साम्य पुनः प्रस्थापित करने के लिए क्या क्या आवश्यक होगा, ये देखना
बताना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो उसमें अभी के लाइफस्टाइल के बारे में, पूर्व खंड में आदर्श लाइफस्टाइल जो है वो सामने आएगी। मध्य खंड में अभी में लाइफस्टाइल में जो परिवर्तन आया, किन किन चीजों में क्या क्या परिवर्तन आया है ये तो पहले खंड में केवल नैसर्गिक आहार होना है इतना भी काफी है। दूसरे खंड में संकरित धान या ये संकरित पशु, और फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह का प्रयोग, प्रिजर्वेशन वगैरह वगैरह, इन सभी के बारे में बहस इस प्रकार की होगी। और फिर शहरीकरण जो है कि देहातों से हम शहरों में चले आ गए हैं, सभी सुख सुविधाएं शहर में उपलब्ध है, और फिर उसके जरिए प्रदूषण बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, बाकी जो चीजें हैं ये भी इसमें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। पर्यावरण का नाश करने वाले प्लास्टिक वगैरह जैसे पदार्थों के बारे में सोचना पड़ेगा कि इनका प्रयोग कम से कम किस प्रकार से हो और पर्यावरण की रक्षा किस तरीके से अच्छी इस प्रकार की हो पाएगी वगैरह वगैरह। तो जो प्रदूषण हम टाल सकते हैं निश्चित रूप से, तो उसको तो टालना है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर पंचकर्म, रसायन चिकित्सा, वाजीकरण चिकित्सा, इसका रोल दूसरे खंड में होगा। और तीसरे खंड में इनके जरिए जो रोग निर्माण हो रहे हैं विभिन्न प्रकार, तो उन रोगों को निर्माण न होने के लिए हमें क्या करना है प्रिवेंशन एस्पेक्ट से, चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे हो। और फिर उन रोगों की चिकित्सा कैसे करनी है, अभी के क्या क्या कारण उसमें समा गए हैं, ये भी इसके बारे में भी सोचना है। और फिर जो विकार ग्रंथों में बताए गए हैं, लेकिन आज के विकार उससे कुछ अलग दिख रहे हैं। आईएचडी जैसा विकार हमारे पूरा प्राचीन हृदरोग में समाविष्ट नहीं हो सकता वास्तव में, तो उसके बारे में कैसे अलगता से सोचना है वगैरह वगैरह। किडनी फेलियर भी इस प्रकार का नहीं था जो आज दिख रहा है इस प्रकार से, तो उनके बारे में सोचना है। अगर हम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस को दे पाते हैं तो एक अलग बात है, अगर दे नहीं पाते हैं तो दोष धातु मल के स्तर पर वैषम्य कहाँ कहाँ पे है, कैसा है, और उसके लिए क्या करना है, ये बात बतानी है। और कैंसर जैसी बीमारी के लिए तो अलगता से ही प्रकरण लिखना पड़ेगा, कैंसर का निदान क्या है, कैंसर की चिकित्सा क्या है, इस प्रकार से। तो ये तीसरा खंड इस प्रकार का होगा। और स्वास्थ्य के लिए बल ये प्रधान रहेगा, बलाधिष्ठानम आरोग्यम, इस सूत्र को लेकर स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ेगी। और बल कहाँ से प्राप्त होता है, दूसरे खंड में बल कैसे दूर हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, बलत्व कैसे आ जाता है, और उसको फिर रीइंस्टीट्यूट करने के लिए, उसके फिर से स्थापित करने के लिए क्या करना है, ये बात हो सकती है। और तृतीय खंड में रोगों में बल का विचार कैसे करें, और रोगी का बल अच्छा रहे इसके बारे में कैसे सोचे। अभी बात यह होती है कि रोगियों की मृत्यु केवल रोग से होती है ऐसा नहीं है उस मृत्यु को टालने वाला बल अगर मरीज में नहीं है तो मृत्यु होती है तो रोग की चिकित्सा करते करते रोगी का बल अच्छा रहे इसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि वही बात बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थव्यम क्रियाक्रम ज्वर चिकित्सा में बताई गई है, तो ये चिकित्सा में सूत्र आया है, स्वस्थ में नहीं आया वास्तव में लेकिन फिर भी हमें किस प्रकार से रोगी के बल की रक्षा करनी है ये देखना पड़ेगा हर रोग में इस प्रकार से। और इसमें मैं पंचकोशों की सहायता लेना चाहता हूँ अन्नमय कोश है जो आहार वगैरह पर निर्भर इस प्रकार का है मेनली प्राणमय कोश है जो हम दोष धातु मल के स्तर पर उसके बारे में सोच सकेंगे खास करके वायु के बारे में सोच सकेंगे। मनोमय कोश है, और ये इष्ट से अलाभात लाभात चानिष्ट से वगैरह जो मानस हेतु है उनके बारे में हमने कैसे सोचना है इस प्रकार से, और उद्दिष्ट सीमित कैसे कर सकते हैं
विज्ञानमय कोश है, ये सभी ज्ञान लोगों तक पहुंचाना ये विज्ञानमय कोश का काम है। अभी लोग सिम्टोमेटिक रिलीफ को शास्त्र समझ रहे हैं, अभी लोग सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही ट्रीटमेंट समझ रहे हैं। तो ये बड़ी भूल है। जब ये विज्ञान हो जाएगा कि नहीं ये मूल ट्रीटमेंट नहीं है, मूल ट्रीटमेंट कुछ अलग है, मूल ट्रीटमेंट में कारणों को टालना आवश्यक है। मूल ट्रीटमेंट में जो भी रोग हो उसकी प्रॉपर चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। तो ये विज्ञान अगर हो जाता है तो भी आगे बात बनेगी इस प्रकार से। और फिर आनंदमय कोश है कि आत्मा के आनंद की अनुभूति लेना। आज के सुबह के लेक्चर में ये मैंने बात बताने की कोशिश की थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें। तो जिस किसी को मोक्ष की तरफ मुड़ना है, जाना है, उनके लिए ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो अभी किस प्रकार से नई संहिता लिखनी है, आयुर्योग संहिता जो मैं बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से लिखनी है, क्या क्या लिखना है, ये मेरे मन में काफी क्लियर हो गया। मेरे बुद्धि में कैसे करना है, क्या करना है, काफी क्लियर हो गया। अब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहना उसके बारे में। और संहिता तो संस्कृत में बनेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सभी डिजिटल इस प्रकार का होगा। अभी एक 2-3 बरस तक मैं ये इसे मूल ग्रंथों का अध्ययन शुरू रखूंगा, और फिर मेरी ही संहिता जो नए नए अध्याय आएंगे वो यहाँ पे बताना शुरू करूंगा। तो उसका मेरे ख्याल में क्या विवरण है, उसके पीछे मेरी सोच क्या है, ये लोगों के सामने हिंदी में या शायद उस समय अंग्रेजी में भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार की। होगा। और अभी ट्रांसलेशन की फैसिलिटीज भी है, शायद मराठी में भी करते हैं और हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाता है, तो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो सभी भाषाओं में ये उपलब्ध होगा, उसका विवरण जो है वो। फिर आगे संदेह स्थल कम से कम रहे कि ग्रंथकर्ता को क्या चाहिए था इसमें से, वो क्या बताना चाहते थे, और कुछ अलग इस प्रकार से लोग समझ रहे हैं क्या, वगैरह वगैरह बारे में। और मैं मानता हूं कि 75 साल तक मेरे, अभी से 7 साल, संहिता पूरी और उसका विवरण भी पूरा इस प्रकार का हो जाना चाहिए। और फिर उसके बारे में बहस चलती रहेगी, आगे वाले वैद्य जो है उसके बारे में सोचते रहेंगे। और ये पुराने ग्रंथों का रिप्लेसमेंट नहीं है, चरक सुश्रुत वाग्भट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उनकी महत्ता रहेगी ही, उसमें संदेह की बात नहीं। सिर्फ ये मुद्दा महत्वपूर्ण है कि जो कारण बदल गए हैं, जो परिवर्तन आ गया है, उसको हम भली भांति कैसे समझेंगे, और उसके मुताबिक आरोग्य और रोग के बारे में कैसे सोचेंगे आज के हिसाब से, आज के काल के हिसाब से, ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। तो अभी मेरे मन में इसके बारे में स्पष्टता काफी अच्छी इस प्रकार की है, और ये अभी और भी आगे ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा। और वैसे करने वाला तो भगवान है। हम केवल निमित्त मात्र इस प्रकार के हैं। तो ये जरूर कार्य इस प्रकार से संपन्न होगा, और आगे वाली पीढ़ियों के लिए ये एक अच्छा नमूना इस प्रकार का हो जाएगा कि आगे भी इस प्रकार की नौबतें आएगी, परिवर्तन होता रहेगा, नई नई संहिता आने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नए संहिताओं की आवश्यकता क्यों होती है, युगानुरूप संदर्भ इस प्रकार से क्यों आवश्यकता रहती है। युगानुरूप संदर्भ वैसे बाकी काफी बड़ा कालावधि है। लेकिन हर 100 बरस में, 150 बरस में इस प्रकार की आपत्ति आती है, तो इसका रोड मैप बनाए कि किस तरीके से नए संहिता के बारे में सोचेंगे इस प्रकार से। तो आगे वाले पीढ़ियों में भी इसके जरिए फायदा होगा।
आगे इसके आधार पर अगर नई संहिता बननी है तो भी उसके बारे में जानकारी इस प्रकार की मिलेगी। स्थैमित्य शीत ज्वर्गात्र सादर उल्लास कास रुचिगौरवाणी शैत्यं मृगल्पा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य। Conceptual base is very strong and bridging the gap, connecting the missing link between two era. यह ठीक है, मैं काफी बरसों से इसके बारे में सोच रहा हूँ। ये आज का संकल्प नहीं है, 11 बरस पहले, 12 बरस पहले मैंने संकल्प किया कि नई संहिता होनी चाहिए, और धीरे 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 मैं सोचता रहा हूँ और मूल ग्रंथों का अध्ययन करता आ रहा हूँ। इसमें दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो सोचना इसके बारे में, और मूल ग्रंथों का अध्ययन के लिए कोई पर्याय नहीं है। वैसे मेरी संहिता भी जब मूल ग्रंथों में समाविष्ट हो जाएगी तो भी उसका अध्ययन इस प्रकार से करते रहना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, चरक सुश्रुत वाग्भट के साथ इस प्रकार से। तो मैं मानता हूं कि त्रिस्कंद कोश हमारा बहुत बड़ा कार्य रहा। उसके बाद में प्रातिपदिक कोश पर काम कर रहा हूँ, वो भी उससे भी बढ़िया है, और ये आयुर्योग संहिता तो उससे भी बेहतर इस प्रकार की है। तो जिंदगी सफल होना, जीवन सफल होना, ये क्या चीज होती है? एक चीज भी अगर हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं तो भी हमारा जीवन सफल होता है। तो मैंने तो काफी प्रयास किए हैं त्रिस्कंध कोश के बारे में, प्रातिपदिक कोश के बारे में, और ये अभी आयुर्योग संहिता के बारे में इस प्रकार से। तो परमेश्वर इसके लिए सहायता करेगा, इसमें कोई मुझे संदेह की बात नहीं है। तो स्थैमित्य शीत ज्वरगात्र साधर उल्लास कासा रुचि गौरवाणी शैत्यम मृगल्पा कठिनोन्नतत्वम गुल्मस्य रूपाणी कफात्मक। तो कफात्मक गुल्म जो है उसके क्या रूप है, लक्षण है? स्थैमित्य शीत ज्वर गात्र साध उल्लास कास अरुचि गौरव शैत्य अल्प रूप कठिन उन्नतत्व, इस प्रकार से गुल्मस्य, ये कफात्मक गुल्मस्य रूपाणी इस प्रकार से। निमित्त लिंगान युगलभ्य गुल्मे द्विदोष अजय दोष बलाबलंच व्यामिश्र लिंगान अपनास्तु गुल्मां स्त्रीनादिक्षेत औषध कल्पनार्थ। श्लोक पाठांतर किती वेळापर्यंत छान असू शकते आणि हे पाठांतर किती गरजेचे असते? पूरे उम्र के लिए आवश्यक होता है। और अभी तो मेरा बंद है कंठस्थीकरण इस प्रकार से। सिर्फ पतंजलि योग सूत्र हफ्ते में एक बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये निरंतर प्रैक्टिस चलती रहेगी इस प्रकार से, तो पूरे पतंजलि योग सूत्र कंठस्थ हो जाएंगे और जब चाहे उसको याद करेंगे। शैमित्य म्हणजे काय? स्थैमित्य यानी कि आर्द्र चरमावनद्धत्वम, इस प्रकार का उसका बताते हैं। आर्द्र कपड़ा, गीला कपड़ा अगर लपेटते हैं तो जो फीलिंग होता है वो स्थैमित्य कहा जाता है इस प्रकार से। ये आया है ग्रंथों में, टीकाओं में भी आया है, और आयुर्वेदीय शब्दकोश में भी आया है। वैसे आयुर्वेदीय शब्दकोश एक बहुत अच्छा काम है उस जमाने में जब कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन हम उसका अच्छी तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे। और वास्तव में कॉलेज में जो शिक्षा चल रही है वो शिक्षा ही नहीं है, सजा है रादर, इस प्रकार से। मराठी में जिसको शिक्षा कहते हैं इस प्रकार की। कैसे सीखना है ये कोई पढ़ाता ही नहीं, सिखाता ही नहीं। वास्तविक में कोश वगैरह जो सभी है, चाहे गिरवाण लघु कोश हो, आयुर्वेदीय शब्द कोश हो, या हमारा त्रिस्कंद कोश हो, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उससे सीखना है, ये सिखाने की जरूरत है। और वो कहीं पे नहीं दिख रही इस प्रकार से। या हमारे मूल ग्रंथों को कैसे सीखना है ये भी सिखाने की कोशिश नहीं हो रही है इस प्रकार से। तो कंठस्थीकरण एक आवश्यक मुद्दा है उसमें, और सभी उम्र में किया जा सकता है। मैंने जो कंठस्थीकरण किया है वो 75-76 में किया कंठस्थीकरण है मेरा, जो है अभी, जो अभी भी मुझे जो याद है इस प्रकार से।
तो करीबन उसको 40 बरस या 50 बरस हो गए शायद। 85, 95, 2015, 2025, करीबन 50 बरस हो जाएंगे। 48 बरस हो गया है। तो यहाँ तक ये याद रह सकता है, अगर हम आवृत्ति देते हैं उसको बीच बीच में, सिर्फ कंठस्थीकरण याद रहे इसलिए उसको कहे तो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो निमित्त कारण और लिंग लक्षण, ये द्विदोषजे, दोन दोषों से उत्पन्न होने वाले गुल में प्राप्त करे, और दोष का बल अबल ये भी प्राप्त करे। व्यामेश्वरी लिंगान अपनावस्तु गुलमान त्रिनादिशे औषध कल्पनार्थ। और उसी प्रकार से द्वंद्वज के लिए हो जाएगा, और सांधिपातिक के लिए तीनों दोषों के कारण लक्षण जो है वो इकट्ठा करे, और फिर उसके आधार पर औषध कल्पना करें। इसमें एक अहम मुद्दा है कि प्रकृति सम समवाय से जब रोग निर्माण होता है तो द्विदोषज अलग नहीं बताते। अगर विकृति विषम समवाय इस प्रकार का हो जाता है तो फिर उसके अलग लक्षण बताते हैं कि यथा स्फुलिंग संसर्ग ज्वर संसर्ग जो पिच या अपिच से ज्वरोति मूर्छा शिर ममिदा मोह वगैरह इस प्रकार से, वात पित्त ज्वराकृति वगैरह जो वाग्भट में निदान स्थान में दिया है, वो विकृत विषम समवाय आरब्ध या उस से जो अन्य तीन कारण है उसके आरब्ध इस प्रकार का विदोष ज्वर है, इस प्रकार संसर्ग ज्वर है। तो जहां संसर्ग से कुछ अलग माहौल इस प्रकार का बन जाता है, वहां ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और नहीं तो केवल संसर्ग की के बारे में कारण और लक्षणों के आधार पर देखो और उस दोनों का मिश्रण करके चिकित्सा दे दो, ये काफी मामला हो सकता है इस प्रकार से। महारुजम दाह परीतम अश्मवत घनोन्नतम शीघ्र विदाहि दारुणम मन शरीराग्नि बलापहारिणम त्रिदोषजं गुल्म असाध्यम आदिशत। तो त्रिदोषज गुल्म असाध्य है, वो कौन सा? तो महारुज, बहुत ज्यादा पेन इसमें है। दाह परीतम, दाह से युक्त इस प्रकार से या तप्त होने वाला। अश्मवत घनोन्नतम, अश्म जैसा घन उन्नत इस प्रकार का। शीघ्र विदाही, तत्काल विदाह होने वाला। दारुण इस प्रकार का। मन शरीर अग्नि बल अपहारिण, मन शरीर अग्नि और बल इन सभी का हरण करने वाला। नहीं तो बल सभी से जोड़ लेते हैं, मन का बल, शरीर का बल, अग्नि का बल, इसको लेके जाने वाला इस प्रकार का। तो वो त्रिदोष गुल्म असाध्य इस प्रकार का मानना चाहिए। अभी कैंसर के काफी मरीजों में इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं कि कठिन उन्नत इस प्रकार की ग्रंथि दिखाई देती है। वो शायद जो इन्होंने गुल्मक के स्थान बताए गए हैं, नाभि है, हृदय है, पार्श्व है वगैरह, उन स्थानों में नहीं है, किसी और स्थान पे है। लेकिन घन कठिन उन्नत इस प्रकार के दिख रहे हैं, चाहे लिम्फ नोड्स में है, और लिम्फ नोड्स भी इस प्रकार से घन उन्नत इस प्रकार के हो गए हैं, ये भी बात हो सकती है। और महारुजा, ये भी बात होती है। दाह परित, ये शायद मूल रोग के कारण नहीं, केमोथेरपी रेडिएशन के लिए दाह होता है। स्टुडंट असतो तेव्हा कंठस्थीकरण लगेच जमत होतं, पण नंतर होत नाही, म्हणजे किती गरज हेच कळत नाही। सो एफर्ट्स नॉट होत नाहीत, काय करावं प्लीज सजेस्ट। इसमें प्रायोरिटी देखनी है। हमारा पूरा दिन व्यस्त होना चाहिए। इसमें विश्राम भी हो सकता है, ये बात व्यस्त होना यानी कि काम ही काम करते रहना, ऐसा नहीं है। अगर काम में परिवर्तन लाते हैं तो भी विश्राम हो जाता है। लेकिन सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, ये पहले हासिल करना है। रात का खाना जल्दी खा लेना है इस प्रकार से, और जल्दी उठेंगे सुबह इस प्रकार से, तो इसके लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे डिसाइड करना है।
अभी मैं 5 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुबह कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसमें अब विराम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में इस प्रकार से भेजने से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचते नहीं है। तो यूट्यूब अच्छा मीडिया है, और उसमें इसी प्रकार से अगर शॉर्ट्स कुछ डालते हैं, कुछ सेकंड्स के, या फिर होल्ड होल्ड कुछ सेकंड से शॉर्ट्स डालते हैं, और एक 5 मिनट का इस प्रकार का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और वो भी मैं सोच रहा हूँ कि अंग्रेजी में करूँ, तो भारत और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे जाएगा इस प्रकार से। और फिर मैं देख रहा हूँ वो उसी के साथ टेक्स्ट भी बन जाए, ऑडियो है, वर्ड फाइल बन जाए उसकी, तो और थोड़ा आसान होगा। और फिर हफ्ते में 2 ही बार ये देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि बुधवार या गुरुवार को रिकॉर्डिंग करूंगा, उसमें थोड़ा एडिटिंग करेंगे, गलतियां जो है या फिर पॉजेस वगैरह है या अन्य आवाज है उनको दूर करेंगे। और शनिवार रविवार को पोस्ट करेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो शनिवार रविवार लोगों के लिए थोड़ा समय हो सकता है इस प्रकार से। फिर भी अगर जो सुनना चाहते हैं वो सुनेंगे ही, देखना चाहेंगे। जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे, अलग बात। तो इसके जरिए मेरा समय बच जाएगा। मैं सुबह का समय जो अभी करीबन आधा पौना घंटा रिकॉर्डिंग करना और उसको भेजने में जाता है, वो बच जाएगा। तो फिर मैं शायद घूमने के लिए जाऊं, चंद्रमण के लिए जाऊं, ये भी बात हो सकती है। और वैसे मेरा बाकी योग और व्यायाम चालू रहता है। तो सुबह ही स्टेमिना रहता है, शाम को मरीज देखने के बाद स्टेमिना नहीं रहता, ये बात है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड करे, व्हाट्सएप में भी और यूट्यूब दोनों में ठीक है। वैसे व्हाट्सएप में भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार रिकॉर्डिंग हो गया तो शायद व्हाट्सएप में लिंक भी भेज देते हैं सभी के लिए, तो भी ठीक रहेगा इस प्रकार से। और हिंदी अंग्रेजी दोनों में सोच सकते हैं, वो ज्यादा। वैसे मैं हर रोज 5 मिनट दो के लिए कर रहा हूँ, मराठी और हिंदी। तो हफ्ते में 2 बार, यानी कि मराठी के, हिंदी के 2 और अंग्रेजी के 2, ऐसे 4 ही करने हैं। तो ये बात थोड़ी आसान इस प्रकार की होगी, और फिर यूट्यूब में भेजते रहेंगे इस प्रकार से, तो पूरे विश्व भर में जाता रहेगा। मेरा भी समय बच जाएगा, और मैं किसी दूसरे काम में उसको लगा सकूं। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे सोचना है। और फिर इसके आधार पर मेरा दिनक्रम किस प्रकार का होना है, ये बात देखनी है। अभी जब मैंने एक पूरे सप्ताह के लिए विश्राम लिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बंद था, सुबह का वाचन भी बंद था, तो मुझे पता चला कि मुझे, मेरे लिए आवश्यक है अभी। आज तक लगातार मैं काम करता आ रहा हूँ। पूरा दिन व्यस्त रहता आया हूँ। तो अभी उम्र के हिसाब से अगर मुझे कुछ बड़ा कार्य करना है आगे, तो मेरे बल को मुझे बना के रखना है। तो फिर
इसका फायदा मुझे दिखाई दिया, तो मैंने सोच लिया कि मैं ये अभी सुबह का ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो कम करूंगा। हफ्ते में 2 बार यूट्यूब में करूंगा, तो एनर्जी मेरी बची रहेगी और मैं किसी दूसरे अच्छे काम में लगा सकूं। वैसे मुझे काफी पढ़ना है, काफी देखना है, बाकी लोगों का जो कार्य है वो भी देखना जरूरी है। तो उसमें से भी कुछ अच्छे मुद्दे निकलते हैं, लेकिन अभी उसके लिए तो मुझे फुर्सत नहीं है। ये एक अजीब चीज है। तो एक मैं दूसरे बारे में सोच रहा हूँ कि अलग अलग ग्रुप बनाए, उनको कुछ काम सौंपा जाए कि तुम ये पढ़ो इस प्रकार से, ये देखो, वीडियो देखो इस प्रकार से। या व्हाट्सएप में, यूट्यूब में जो भी जानकारी आ रही है उसके बारे में समझने की कोशिश करो। और फिर वो ग्रुप मुझे एक नरेशन देता है 10-15 मिनट में कि हाँ यहाँ पे ऐसा है, और शायद आप ये वीडियो देखो या ये किताब पढ़ो, या इसमें जो ये पैराग्राफ है ये आपके लिए आवश्यक है, वो पढ़ो इस प्रकार से। तो मेरा काम थोड़ा सा आसान होगा। जो जानकारी मुझे बाह्य जगत से चाहिए, वो अगर इस प्रकार से मुझे मिल जाती है, तो सभी को पढ़ना, सभी को देखना, ये मेरे लिए काफी मुश्किल काम इस प्रकार का है। क्या प्रैक्टिस भी चालू है, प्रैक्टिस धीरे धीरे कम करनी है, लेकिन प्रैक्टिस भी चालू है। तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान इस प्रकार का होगा। और फिर बाकी लोगों की राय में भी देख पाऊंगा। और दूसरा एक इनपुट मुझे चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। मैं क्या देना चाहता हूँ वो तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन लोग उसको चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लोग कुछ अलग चाहते हैं। ये भी देखना जरूरी है। तो वो अगर मैच हो जाए कि लोग जो चाहते हैं वही हम दे रहे हैं, अच्छे तरीके से दे रहे हैं, तो उनके आकांक्षाओं की भी पूर्ति हो जाएगी, और मुझे जो पहुंचाना है वो भी पहुंच जाएगा उनके तरफ से इस प्रकार से। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है। तो लोगों की राय क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ये भी समझने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ। तो शायद मैं थोड़ा सोच समझ कर अलग अलग ग्रुप्स की कल्पनाएं करूंगा, जिसको जिसमें दिलचस्पी है। कोई कहेगा कि मैं नेट में सिर्फ काम कर सकता हूँ, मुझे बुक किताब पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो ठीक है, नेट से ही काम ले लो इस प्रकार से। कोई कहेगा कि नहीं, मुझे किताबों से काम लेना है, मैं नेट में नहीं जाऊंगा, वो भी ठीक है। किसका कहना है कि मैं पर्यटन अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मुझे घूमने की आदत है, वो भी सही है इस प्रकार से। तो जिस किसी तरीके से ये बात हो सकती है, और फिर उनमें पहले डिस्कशन हो जाए एक ग्रुप में कि ये इस प्रकार के है, और फिर मैं उनसे संगोष्ठी करूं। हफ्ते में 15 दिन में, महीने में एक बार इस प्रकार की संगोष्ठी अगर हो सकती है, तो फिर हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वस्तु स्थिति है, क्या हम देना चाहते हैं, लोग क्या लेना चाहते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मुझे मदद मिलेगी कि मैं किन किन विषयों को लेकर लोगों के सामने जाऊं, आयुर्योग संहिता में मैं क्या क्या लिखूं इस प्रकार से, उसके बारे में मुझे जानकारी मिल जाएगी। तो देखते हैं, इस प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर तो अच्छा रहा, लेकिन इस प्रकार के लेक्चर्स मैं समझता हूँ आवश्यक इस प्रकार के है, क्योंकि हमारा मकसद बहुत बड़ा है, उद्देश्य बहुत बड़ा है। तो उसके लिए काफी तरीके से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं
प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।